आज जो सत्ताधारी लोग हैं वो समाज में दुश्मनी फैला रहे हैं, समाज को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, तो ये हम कब आवाज़ उठाएंगे? आज मुस्लिम कौम जो है तो ड्रग्स, गांजा, शराब और बटन, नहीं मालूम क्या क्या हमारी मुस्लिम कौम, मुस्लिम नस्लें, नौजवान बच्चे इसमें मुब्तला हो गए हैं। ये हम कब आवाज़ उठाएंगे? कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, कुएँ यानी पानी के झरने, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो, अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर यही ज़हनियत रही तो गवर्नमेंट की, हुकूमत की, अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में ना अब्दुल हमीद होगा ना अब्दुल कलाम होगा। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से सूबेदारी गेस्ट हाउस में एक छोटा सा एक प्रोग्राम रखा गया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद पर हमारे अजीज़ दोस्त और पूरे पॉलिटिशियन की जानी मानी हस्ती माननीय राज राजापुरकर साहब का इस कार्यक्रम के ऊपर आने के लिए मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। मकसद ये है कि राजपुरकर साहब को लाने का एक ही है, ये शरद पवार गढ़ की पार्टी से रिलेटेड है लोग और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद पर ओबीसी सेल के अध्यक्ष हैं। और राजा राजपुरकर सर को मैंने बहुत सालों से देखा है, जब से ये राजकारण में है कभी इन्होंने कास्टिज्म किसी के साथ नहीं किया और सभी धर्मों को साथ में लेके, सभी समाज के लोगों को साथ में लेके ये आज तक चल रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारी इनसे मुलाकात हुई और इनसे हमारी फ़ोन पे बात हुई कि सर कोल्हापुर शहर के अंदर जो गाज़ापुर है उसके अंदर कुछ समाज कंटकों ने वहाँ पे अफरा तफरी मचा दी थी, जिसके चलते हमने राजा राजपुरकर सर के मार्फत शरद पवार साहब को एक निवेदन भी दिया था कि राजा राजपुरकर सर, हमारा ये निवेदन है कि यहाँ पे ऐसी समाज कंटकों ने हरकत की है, इन पर उचित कार्रवाई करो बोल के। तो हमारे इस निवेदन के ऊपर राजा राजपुरकर सर ने विशालगढ़ जाकर पूरी तफ्तीश लेकर उस वहाँ पर अल्पसंख्यकों पे जो भी अन्याय हुआ और पूरी ताकत लगाकर इन्होंने वहाँ जाकर पूरी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन की जो सोए हुए थे उनको जागे करके उन पर कार्रवाई करके आए हैं, जिसके चलते इनके इस काम के वजह से आज इनको उलमा बोर्ड के कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया है। अब मैं हमारे महाराष्ट्र के महासचिव शेख आसिफ साहब को कहूँगा राजा राजपुरकर साहब का एक सत्कार करें। और उसी के साथ हमारे मराठा कुंबी समाज के जो घाटी हॉस्पिटल के स्वच्छता निरीक्षक लोकरे साहब है, मैं इनको कहूँगा एडवोकेट संजय कालपांडे साहब का सत्कार। उसी के साथ हमारे औरंगाबाद के जो पूरी ज़िंदगी इन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ में डाल दी है, हमारे रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि शेख गुलाम कादिर साहब का शॉल उड़ाकर सत्कार करें। बाईजीपुरे के माजी नगर सेविका नूरजा बाजी, इनसे मैं गुजारिश करूँगा विद्या गाड़ेकर मैडम जी का सत्कार कर शॉल।
सत्कार मैं करूँ। सलीम बेग साहब, अहमद भाई, हमारे औरंगाबाद ये हमारे ओबीसी के जिला के अध्यक्ष हैं औरंगाबाद। सर, रहमान भैया पत्र दें। बाजी पकड़ो, दिशा में तुम्हारा हाथ निकाल दो। बाजी रुको दो क्या थैंक यू, शुक्रिया। आज मुझे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अध्यक्ष मुतवल्ली फैसल साहब ने मुझे शहर की जो है तो महिला अध्यक्ष पद की नियुक्ति दिए हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे साथ जो मेरी दोस्त यहाँ पर बैठे हैं मैडम राष्ट्रवादी की तरफ से, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में आए और प्रोग्राम को बहुत अच्छे से अरेंजमेंट हुआ और बहुत अच्छा इसको रिस्पॉन्सिबल मिला, तो मैं इनकी भी शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि आज हम सब जितनी पार्टियां हैं और जितने भी लोग हैं, सियासी पार्टियां, सबको एक जगह आकर काम करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम तफरीक़ा ये हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जितनी हिंदू मुस्लिम नफ़रतें आपस में बढ़ रही है, मज़लूम लोगों पर नाइंसाफ़ी और जुल्म बढ़ता जा रहा है। जब तक हम सब मिलकर इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे ये काम बहुत मुश्किल है। तो मैं समझती हूँ कि सब समाज ने साथ आना और सब ने साथ मिलकर काम करना। आज मुझे उलमा बोर्ड की तरफ से जो अध्यक्ष बनाया गया है, मैं तमाम उलमा का और मुतवल्ली दरगाहों का और विंग का तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि और मैं इनसे ये अपील करना चाहती हूँ, गुजारिश करना चाहती हूँ कि आज जो कौम में नाइंसाफ़ी हो रही, जुल्म हो रहा, पहले तो मैं विशालगढ़ की जो मस्जिद जो दरगाह पर जो हमला हुआ, मैं उसकी निंदा करना चाहती हूँ। वहाँ पर जो घर उद्ध्वस्त हुए, लोगों को मारा गया, मैं उसकी निंदा करना चाहती हूँ। हम उलमा बोर्ड से और तमाम मुतवल्ली विंग से ये गुजारिश करते हैं कि वो आए और हमारे साथ काम करें। आज मुस्लिम तबके में ये तो नाइंसाफ़ी और ये ज़्यादती जो है, तो ये आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, हमारी दरगाहों को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे पवित्र कुरान के जलाया जा रहा है, मस्जिदों को उनकी बेहुरमती की जा रही है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है। तो इस पर हम कब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे। और जिसकी मॉब लिंचिंग होती है, एक औरंगज़ेब नाम का लड़का है, मध्य प्रदेश या सहारनपुर का है, उन पे मॉब लिंचिंग हुई, दाढ़ी और टोपी देखकर मॉब लिंचिंग होती है और फिर उन्हीं के घर के अफराद पर FIR दर्ज होती है। तो ये कब तक ऐसा चलते रहेंगे और हम कब तक खामोश बैठे रहेंगे। तो इस पर मेरे को एक शेर याद आया, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, कुएँ यानी पानी के झरने, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा।
अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में अगर यही ज़हनियत रही तो गवर्नमेंट की, हुकूमत की, अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में ना अब्दुल हमीद होगा ना अब्दुल कलाम होगा। तो हमें ये सबको एक साथ लेकर, सब समाज को एक साथ लेकर हमें काम करना होगा। जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही, जिसके साथ जुल्म हो रहा, हमको उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, जो भी हो, हम सब समाज को मिलकर, समाज कोई ज़ात भेदभाव नहीं रखता, हर समाज में शांति की और इंसानियत की भावना व्यक्त होती है। कोई समाज एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन आज जो सत्ताधारी लोग हैं वो समाज में दुश्मनी फैला रहे हैं, समाज को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। तो ये हम कब आवाज़ उठाएंगे? आज मुस्लिम कौम जो है तो ड्रग्स, गांजा, शराब और बटन, नहीं मालूम क्या क्या हमारी मुस्लिम कौम, मुस्लिम नस्लें, नौजवान बच्चे इसमें मुब्तला हो गए हैं। ये हम कब आवाज़ उठाएंगे? क्यों खामोश हैं हम? हमारा औरंगाबाद से एक ख़ासदार माननीय इज़्ज़त माब डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब आए थे, तो उन्होंने कॉलेज की इब्तिदा रखी, फिर उसके बाद जैकवाड़ी डैम की इब्तिदा रखी, फिर सिड़को लाए। तो ये ऐसे आजकल जो है तो हम आमदार खासदार सिर्फ चुनकर देते हैं, जो कौम की आवाज़ नहीं उठाता। कौम में क्या ख़राबियाँ हो गई, ये समाज में क्या ख़राबियाँ हो गई, इसके ख़िलाफ़ कोई बोलता ही नहीं, सिर्फ भड़काऊ भाषण कर देते हैं। और हमारे को कौम को भी ये आदत हो गई, समाज को भी ये आदत हो गई कि जैसे पेट भरने के लिए 2 रोटी लगती है, वैसे जब तक भड़काऊ भाषण नहीं सुन लेंगे, जब तक उनके दिलों को करार नहीं आता, उनके कानों को, उनके दिल को, उनकी वो पिकअप नहीं होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। भड़काऊ भाषण जब तक नहीं सुन लेंगे, उनको इत्मीनान बख्श कोई फ़ैसला नहीं ले सकते वो। तो ये भड़काऊ भाषण कब तक चलते रहेंगे? एक प्लेटफार्म पर आकर समाज में जो खराबियाँ हैं, जो बुराइयां हैं, उसको मिटाने की पहल करना चाहिए। इतना कहकर और आप तमाम मीडिया का मैं शुक्र अदा करती हूँ, हमारे फैसल भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे को ये पोस्ट से नवाजा है, और मेरी बहन का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे प्रोग्राम को आकर यहाँ कामयाबी अता की। आप तमाम मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सवाल है आपसे जी। हमारे मीडिया के अंदर तो देखा है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने का इरादा इच्छुक है आप, तो क्या ये माना जाए कि आपने ऑलरेडी अपना वोट पर पद लिया है जी, राजनीति सक्रिय हुई, कि आप आमदार लड़ने के नियत से सोच विचार के साथ इस पर प्रवेश किया है कि लड़ने वाले हैं कि बस चल रहा है मामला इसमें? नहीं, मैं बिल्कुल लड़ूंगी। और समाज में जो बुराइयां हैं और जो अत्याचार हो रहा, जो नाइंसाफ़ी हो रही, मैं उसके ख़िलाफ़ पहल करूंगी और बराबर MLA का इलेक्शन लड़ूंगी। और मैं चाहती हूँ कि तमाम मुस्लिम कौम मेरा साथ दे, समाज मेरा साथ दे, आज के नौजवान तबका मेरा साथ दे, क्योंकि मैंने ये पहल करी है सबसे पहले। तो मैं चाहती हूँ कि तमाम को मेरा साथ होना चाहिए और मैं सबका विकास करना चाहूँगी। प्रथमतः बेगम नूरजहाँ ज्या आहेत त्यांची आता उल्मा बोर्डच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे आणि त्यांचे स्टेटमेंट्स मी ऐकले की ते विकासाच्या मुद्द्यावरती आमदारकीसाठी सुद्धा इच्छुक आहेत। तर मला फार आनंद झाला की कुठेतरी महिला आणि माझा एक चांगली महिला पुढे आली आहे, त्याबद्दल माझ्या शुभेच्छा राहतील त्यांना। राष्ट्रवादीकडून यांना काय तिकीट देण्याची काय? नाही, त्या गोष्टी तर अजून काही मी डिक्लेअर नाही सांगू शकत। महिलांना रोजगारासाठी काय करणार आपण, काय पाऊल उचलणार? महिलांच्या रोजगारासाठी बऱ्याच काही योजना आहेत, त्या पक्षश्रेष्ठी आणि निवडणुकीनंतर बऱ्याच काही गोष्टी पक्ष डिक्लेअर करेल। आणि वैयक्तिक जर माझं म्हणणं आहे की महिला रोजगार, युवक रोजगार आणि आपला आर्थिक विकास या मुद्द्यांवरती जर आपण ह्या विधानसभेकडे त्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर नक्कीच NCPकडून लोकांना न्याय मिळेल। मुख्यमंत्री साहेबांनी 1500 रुपये दर महिना महिलांना देण्याची घोषित केलेली आहे, त्याबद्दल आपण काय सांगतो? मला असं वाटतं 1500 रुपये दर महिन्याला देण्यापेक्षा जर त्यांनी महागाई, आर्थिक सुबत्ता किंवा रोजगार, आरोग्याच्या सुविधा आणि जे आता महाराष्ट्राचं गचाळ राजकारण चाललं आहे की त्यांच्या महाराष्ट्रामध्ये आज आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये आज आदरणीय शरद पवारांच्या सेक्युलरिझम विचार तत्वाला काळिमा फासणाऱ्या घटना घडत आहेत। धर्माचे युद्ध, जातीयवाद आणि कुठेतरी देश हा आर्थिक विकासाकडे नेण्यापेक्षा देशाच्या जनतेला कुठेतरी धर्म, जात या गोष्टींमध्ये अडकून कुठेतरी भ्रमित करण्याचा प्रयत्न हा सत्ताधारी पक्षाचा चाललेला आहे। तर त्या गोष्टीचा मी जाहीररित्या
निषेध करते आणि 1500 रुपये महिना देण्यापेक्षा माझी महिला जर सक्षम झाली, तिच्या पायावर जर ती उभा राहिली, तर नक्कीच माझी महिला ताठ महिन्याने जगू शकेल, कुटुंब सांभाळू शकेल आणि 50% आरक्षणाचा जर विषय आहे तर देशही चांगला सांभाळू शकेल. आपण माझं नाव विद्या गाडेकर. मी शरदचंद्रजी पवार गटाकडून NCP इंडियाकडून मी प्रदेश सचिव आहे, महाराष्ट्र राज्य. मैडम एक सवाल मेरा है। Yes. देखिए केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 23 आरक्षण एक घोषित किया था, लेकिन इम्प्लीमेंट में नहीं आ रहा है। आप एक महिला हैं, महिला और हर लोग, हर पार्टी ये आवाज़ नारा लगा रही है, महिलाओं को इंसाफ दीजिए, महिलाओं के साथ न्याय का। एक महिला आपके बाजू बैठी है, कैसा लगता है कि ऐतिहासिक शहर में आने के बाद एक महिला एक ऐसा एक सक्षम है कि वो आगे भिड़े चुनाव लढे, क्या कहेंगे? मला तर खूप आनंद होईल. माझ्या माता भगिनी, माझ्या मुली, माझ्या महिला जेव्हा घरात ज्यांना शक्य आहे बाहेर पडणं, त्यांनी नक्कीच बाहेर पडून त्यांचं टॅलेंट, त्यांचं कार्य दाखवावं समाजासाठी, कुटुंबासाठी आणि कुठेतरी देशासाठी. ही सक्रियता, कुठेतरी ही समाज व्यवस्था बॅलन्स होईल. जर महिला बाहेर आली किंवा घरातून जरी तिने रोजगार उपलब्ध केला तर त्या कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावतो, विचारसरणी उंचावते. जशी महिला शिकली की ते घर शिक्षित करते, 7 पिढ्यांचा उद्धार करते. त्या पद्धतीने महिला बाहेर आली पाहिजे, महिला राजकारणातही आली पाहिजे, ती सत्तेत आली पाहिजे आणि तिने पदावरती राहून महिलांना, लोकांना न्याय दिला पाहिजे. मैडम एक सवाल हो गया, उद्धव ठाकरे जी का हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व, आप भी हिंदुत्व से समाज से आती हैं, येस. क्या अंतर मानती हैं आप? एक तरफ का वो बीजेपी का हिंदुत्व और उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व. लक्षात घ्या, BJPचा हिंदुत्व मुद्दा हा हिंदुत्व जे कल्चर आहे, जी संस्कृती आहे, जे आमच्या धर्मामध्ये शिकवतात की सर्व मानव जातीवरती, पशुपक्ष्यांवरती तुम्ही प्रेम करा. मानवता हा आपला धर्म आहे. सर्वांप्रती प्रेम, आदर आणि सगळ्यांचा रिस्पेक्ट करणं हे आपला धर्म शिकवतात, संत शिकवतात आणि आपले ग्रंथ शिकवतात. मात्र आत्ता सध्या जे BJPचं हिंदुत्व चाललेलं आहे ते फक्त तरुण पिढीला कुठेतरी हिंदुत्वाच्या नावावरती काहीतरी वेगळ्या गोष्टी अपभ्रंश समाजाला करून घेणे, कुठेतरी त्रस्त करणे, कुठेतरी विचारांचे युद्ध तयार करणे आणि समाजाला एकमेकांमध्ये भांडणं करणे, एवढंच त्यांचा म्हणजे प्रोपोगंडा दिसतोय आणि एवढंच त्यांचं धोरण दिसतंय. विकासाच्या मुद्द्यांवरती ते बोलायला तयार नाही. मैडम मेरा का आखिरी प्रश्न है, शिवाजी महाराज के अगर कार्यकाल को देखें, के इतिहास को अगर हम देखें तो हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि शिवाजी महाराज के मतलब पार्लियामेंट में कह सकते हैं उनके दौर की 30-35% मुस्लिम आरक्षण हुआ. आरक्षण 100 रुपये, सिपाही सालार मुसलमान, खजांची मुसलमान, तोपची मुसलमान, बहुत से लोग जो मदारी मेहतर मुसलमान. आज के नए स्वरूप में, नए भारत के स्वरूप में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में ऐसा क्यों देखने में नहीं आता है कि 30-25% मुसलमान भी जो है आपके साथ चले? ऐसा क्यों देखते? एक लक्षात घ्या, ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे. तुम्ही जसं म्हणता 30-35% महाराजांच्या दरबारामध्ये त्यांचे अंगरक्षक होते, त्यांचं मेन सैन्य होतं, लोक होती, व्यवस्था होती. तर माझी ही विनंती समाजाला पण आहे की मुस्लिम समाजानेही या गोष्टीमध्ये पुढे यावं. आज ज्या गोष्टी होतात, एक विचार करा, अन्याय करणाऱ्यांपेक्षा आपलं स्पष्ट मत आपण जेव्हा समोरच्याला सांगतो. आज ह्या महिला पुढे आल्या, अशा अनेक महिला जर पुढे आल्या तर औरंगाबादमध्ये आपल्याला शहरामध्ये चांगले कार्य करता येतील. अशा अनेक लोकांनी पुढे यावं, ज्यांना कार्य करण्याची इच्छा आहे त्यांना संधी 100% प्राप्त होईल. मेरा नाम विद्या गाडेकर, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव NCP OBC से.